अ वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। और आज के हमारे प्राइम डिबेट टॉपिक्स होंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हियरिंग को लेके बात चल रही है। असिस्टेड डाइंग, जिसे हम यूथनेशिया भी बोलते हैं, क्लियर, उसको लेके जो है ये चीज़ देखेंगे कि क्या हमें अलाउ करना चाहिए, क्या प्रोविजंस हैं। लॉन्गर टेन्योर फॉर चीफ जस्टिस, बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इम्पॉर्टेंट आपका बोल सकते हो कि जुडिशरी के अंदर एक रिफॉर्म पेंडिंग है, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर आप देखेंगे, अगर 6 महीने के लिए आप चीफ जस्टिस किसी को बनाते हैं तो वो उतना इम्पैक्टफुल रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। टेम्पल एंट्री, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ बात, टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था हमारे यहाँ पे। अरकन आर्मी टेक्स कंट्रोल ऑफ बॉर्डर एरिया, तो ये बात हो रही है म्यांमार की। तो इन डेवलपमेंट्स को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो एज यू कैन सी पार्लियामेंट सीज केओस। अब देखो ये एक एग्जांपल है जो हाईलाइट करता है कि इंडिया के अंदर डिग्रेडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो रहा है। क्लियर, इसको आप उस तरीके से देख सकते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस डिग्रेडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज पार्लियामेंट का मेन काम तो डिबेट करना है, क्लियर। और आपके यहाँ पे जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो डिबेट कहाँ से करेंगे, सेशंस को चलने ही नहीं दिया जाता। सो वी फेस दीज काइंड ऑफ ट्रबल हेयर इन इंडिया एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप बेस्ट टाइम की बात करेंगे कि क्या कौन सा टाइम था जो इंडियन पार्लियामेंट के लिए बेस्ट बोला जाता है, तो आप देखेंगे कि दैट वाज अ नेहरूवियन टाइम। ओके, जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स थी वो काफ़ी अच्छी होती थी उस समय, और आज की डेट में उतनी क्वालिटी ऑफ डिबेट्स जो हैं वो नहीं होती हैं। तो दीज आर पॉइंट थिंग्स। इवन जो ओपोजिशन होता था, ओपोजिशन को भी अपनी बात रखने की पूरा मौका दिया जाता था। आज की डेट में वैसा नहीं है, इसीलिए ओपोजिशन शोर ज़्यादा मचाता है। एंड अदर पॉइंट इज दिस, हर मुद्दे के ऊपर पॉलिटिकल वॉकआउट करना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ ग्रेट थिंग। ये ओपोजिशन के एंड पे भी थोड़ी बहुत कमियां ज़रूर हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट रेगुलरली वी फेस। हर बार आपको इस टाइप की समस्या जो है वो मिलती ही मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलेटेड न्यूज़ है। नाउ सुप्रीम कोर्ट इज़ लुकिंग इनटू दिस, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए ये मेजर मुद्दा क्यों आया। हमारे यहाँ पे आपको समझना होगा कि कंट्री के सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए, अभी देखिए ये सब उस समय हो रहा है जब बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा दी गई थी। तो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस और कम्युनल हेट्रेड एकदम से इंक्रीज़ हुआ था। अब वो फ्यूचर के अंदर और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, सो दे केम अप विद दिस पर्टिकुलर लॉ। इस तरीके का कानून वो लेके आए एंड इट वाज अ गुड लॉ, अच्छा कानून आप इसे बोल सकते हैं, ज़रूर था यहाँ पे। तो ये करता क्या है, इट फ्रीजेस द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। और एक एक्सेप्शन इस कानून के अंदर ही डाली गई थी, दैट इज़ द अयोध्या साइट। ओके, क्योंकि ये उस समय ऑलरेडी जुडिशरी के पास था, ये सब जुडिस था, मामला ऑलरेडी चल रहा था, और इसीलिए जो है इसको साइड में रखा गया। इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में डिबेट्स बहुत जगहों पे चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के यहाँ पे ज्ञानव्यापी मॉस्क है, वहाँ पे एक डिबेट चल रही है। देन प्राइम जो डिबेट है दैट इज़ कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह, वहाँ की एक डिबेट है। अब आप बोल सकते हो सांभल की मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर, एंड देर आर मैनी मोर। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस टाइप के क्लेम्स किए जा रहे हैं। अब देखो आपको एक बात समझनी होगी कि ये फाइनली ये क्लेम आ क्यों रहे हैं। तो जो मेजर रीज़न है वो ये है कि इस राम जन्मभूमि जजमेंट के दौरान हमारे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एक ओरल स्टेटमेंट, ओरल ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, ओरल ऑब्जर्वेशन दिया। तो ओरल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सर्वे कराना इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि आप सर्वे की परमिशन तो देंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे भी यही क्लेम किया जा रहा है कि सर्वे करवाया जाए। यहाँ पे कोई भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि यहाँ पे इसको तोड़ के आप जो है मंदिर बनवा दो, उस टाइप का क्लेम नहीं है। द क्लेम इज़ दैट सर्वे करवाया देना चाहिए, कि सर्वे की परमिशन मिलनी चाहिए, ओनली दैट इज़ द क्लेम। हाँ, उसके बाद क्या होता है, क्या उसको फर्दर एक कम्युनल कलर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, बट राइट नाउ द क्लेम इज़ जस्ट दिस, क्लियर। अब देखिए इसको समझने की ज़रूरत है
क्यों इस टाइप के कानून पे क्लैरिटी होनी चाहिए. So you can see about this mains 2022 question. It is asking कि are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of Indian form of secularism. देखो Indian form of secularism को हम inclusive secularism बोलते हैं. And there is another point that you should know. ये जो question आया था UPSC ने पूछा था, ये GS पेपर 1 में पूछा था. मतलब they are exploring the aspects of society in this. ज़्यादा फोकस यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर है. इसीलिए इन्होंने कहा है कि सेकुलरिज्म के अंदर कौन से वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. टॉलरेंस डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ देम. और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम भी दे रखी है दैट यू हैव द राइट टू फॉलो योर रिलीजन. सरकार आपके यहाँ पे आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रतिबद्ध है. मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर दैट यू आर एंजॉइंग योर फंडामेंटल राइट, और आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा. तो ये एक तरीके का एंगल जो है यहाँ पे डाला गया है. नाउ अलॉन्ग विद दिस देयर इज अनदर कैरेक्टर दैट इज असिमिलेशन. सो वी हैव अ लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं. इतिहास हमारा इस तरीके का है, इसलिए इंडियन सेकुलरिज्म इंक्लूसिव बना. क्लियर? क्योंकि हम इस एस्पेक्ट पे लेके चलते हैं दैट वी हैव टू ट्रीट एवरीवन विद इक्वालिटी. सब इक्वल हैं सरकार की नज़र के अंदर. ये है इंडियन सेकुलरिज्म. वी डोंट टॉक अबाउट एब्सोल्यूट सेपरेशन. हम बिल्कुल एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं करते हैं. हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप सबको बराबर ट्रीट करेंगे. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सभी रिलीजन को एक समान ट्रीटमेंट दें. और एब्सोल्यूट सेपरेशन इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत होता था. उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. आज की डेट में ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. आप ये बोल सकते हो कि हर चीज़ का पॉलिटिसाइजेशन. क्लियर? ये पॉलिटिसाइजेशन का एंगल भी हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा बिकॉज इलेक्शंस आर ऑल्सो ड्यू इन यूपी. तो अभी माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है. ये भी एक मुद्दा यहाँ पे समझ में आना चाहिए हमें. एंड टॉकिंग अबाउट दिस वी हैव टू यू कैन से एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप इस सोसाइटी को एसिमिलेट कर सकते हैं. तो वी हैव टू एजुकेट पीपल अबाउट द साइंटिफिक टेम्पर. जो वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइंड हैं उन वैल्यूज़ को आपको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करवाना चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू एस्टेब्लिश दिस कंट्री. तभी आप इस देश को आगे लेके जाओगे. अदरवाइज दिस इज़ नॉट द राइट थिंग विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. अब आगे चलते हैं. अगला जो एडिटोरियल आया है दैट इज़ रिलेटेड टू द यूथनेशिया असिस्टेड डाइंग. अब देखिए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन facilitates one safeguard to right to marry the person of one choice. अब हमें पता है कि right to live with dignity है. क्लियर? एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट राइट. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये आपके एग्जिस्टेंस के साथ लिंक करता है. बिना इसके आप कुछ भी नहीं हो. तो दिस इज़ वी हैव हियर ना राइट टू लिव विद डिग्निटी. इसके अंदर एक और भी प्रोविजन होता है दैट इज़ राइट टू डाई विद डिग्निटी. क्लियर? तो अब ये हमारे यहाँ पे भी लागू होगा. अच्छा, इंडिया के अंदर क्या है सिस्टम? हमारे यहाँ पे एक्टिव यूथनेशिया नहीं है. इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया अलाउड है. क्लियर? पैसिव यूथनेशिया के अंदर क्या होगा कि जो भी लाइफ सपोर्ट दे रखी है, सर आपके हॉस्पिटल्स में आप वेंटिलेटर वगैरह देते हैं, लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने की परमिशन मिल सकती है. ओके कैसे मिलेगी? दैट ऑल्सो यू हैव टू गो टू कोर्ट. उसके लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा. तो इंडिया के अंदर ये सिस्टम है. एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है? एक्टिव के अंदर आप कुछ एक तरीके से इंजेक्ट करना भी अलाउड होता है. तो कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है ये इंजेक्शन अलाउड है कि आप समवन इज़ इन पेन, आप पेन रिलीफ करने के लिए उनको आर्टिफिशियली, क्योंकि पैसिव में तो वो पर्सन इज़ डाइंग नेचुरली, वो अपनी नेचुरल डेथ ही जा रहा है. और इसके अंदर क्या होगा कि एक्टिव के अंदर आप जो है कुछ इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन और केमिकल और व्हाटएवर इट इज़, उसके बाद डेथ हो जाती है. ठीक? तो ये जो है ये मेजर डिफरेंस है. इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड है. अब आप इस चीज़ को समझें, ये यूके का एक कानून है.
टर्मिनली इल एडल्ट एंड ऑफ लाइफ बिल 2425। अब यहाँ पे एक मेजर डिबेट इन्होंने शुरू की है। इस पर्टिकुलर बिल का क्या प्रोविजन है? इट टॉक्स अबाउट असिस्टेड डाइंग फॉर टर्मिनली इल एडल्ट्स, जिनकी लाइफ प्रोजेक्शन ये है कि भाई 6 मंथ से ज़्यादा ये जिएंगे नहीं। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, आपको 2 डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा प्लस हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव, ये प्रोविज़न वहाँ पे उन्होंने डाल रखा है। कैन वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग इन इंडिया? क्योंकि देर आर मैनी टर्मिनली इल पीपल जो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करते हैं एंड दे आर इन पेन, क्योंकि आप उनको मरने नहीं दे रहे हो और दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू लिव। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो वहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो जाती है। सो ऐसे में ये एक डिबेट है। देन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कैन वी अलाउ दिस? अब इसको लेके भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको अलाउ करते हो तो मिसयूज़ ना होने लग जाए। मिसयूज़ इन द सेंस, फैमिली जो है दे मे नॉट इवन थिंक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ देयर, यू कैन से मेंबर्स। कोई बीमार है तो सोच के चले जाएंगे इसको जो है पैसिव मतलब एक्टिव यूथनेशिया ही करवा दिया जाए। दैट इज़ द स्लिपरी स्लोप, ये सबसे बड़ी स्लिपरी स्लोप है और एक तरीके से मिसयूज़ का चांस है। अब देखो इंडिया के अंदर ऑलरेडी आप ये बोल सकते हो कि इच्छा मृत्यु का सिस्टम जो है संथारा करके प्रैक्टिसेस होती है जैन्स के अंदर, ओके। और उसके अंदर होता क्या है कि दे विल स्टॉप टेकिंग इन मेडिसिन एंड ऑल, और उसके थोड़े समय के बाद जो है समाधि वो लगा लेते हैं, देन उनकी ग्रेजुअली जो है वो डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट दे हैव हियर। अब देखिए बैलेंसिंग द स्टेट ड्यूटीज़, ये भी एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। तो आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो प्रिवेंट करनी है और दूसरी तरफ ये एथिकल डायलेमा है कि आप किसी की पेन कैसे अप्रूव कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ एंड इसीलिए कोर्ट इंटरवेंशन का पॉइंट यहाँ पे डाला है। इंडिया के अंदर भी जो है ये एक डिबेट है और हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया अरुणा शानबाग केस हुआ था, क्लियर। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, नॉट द एक्टिव वन, क्लियर। तो दिस इज द पॉइंट हियर। तो ये एक सोल्यूशन इंडिया वाला पूरी दुनिया इसको कंसीडर कर सकती है, बट दे आर डिबेटिंग अबाउट द एक्टिव वन। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट इन फ्यूचर। तो अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलेंगे आगे। तो नेक्स्ट एडिटोरियल इज रिलेटेड टू वाईकॉम सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे, क्लियर। तो ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, सोशल रिफॉर्म का पार्ट है एंड ईवी रामास्वामी जो है इसके साथ एसोसिएटेड है, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। दैट इज़ द निक नेम दैट इज़ असाइंड टू हिम। एंड पॉइंट इज दिस, ये इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की थी। तो ही हाईलाइटेड द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म और एक सोशल जस्टिस मूवमेंट था जो इंडियन हिस्ट्री में हुआ है। नाउ पॉइंट इज दिस, इसी को देखते हुए अंबेडकर ने की क्लॉ ऐड किया, दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ। तो देखिए आपको समझना होगा, हमारे यहाँ पे फ्रीडम टू फॉलो योर रिलीजन तो है, क्लियर। तो आप अपना रिलीजन तो फॉलो कर सकते हैं, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द नेम ऑफ योर रिलीजन यू कांट डिस्क्रिमिनेट। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज एडिड एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो वो आपकी एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो बनाई गई है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट को समझते हुए हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेफगार्ड्स दे रखे हैं, क्या चीज़ रीजनेबल होगी, क्या चीज़ रीजनेबल नहीं होगी। अगेन दैट एंगल ऑफ रीजनेबल इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट इंटरवेंशन भी यहाँ पे जो है ऐड किया गया है, मतलब आउटराइटली आपने सारा एक तरीके से फ्री हैंड नहीं दिया है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू विल गिव द फ्री हैंड देन देर आर चांसेस ऑफ मिसयूज़, वहाँ पे मिसयूज़ के चांसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। अब देखिए इसके अंदर वी हैव दिस प्रोविजन, आपके यहाँ पे एक तरफ इक्वालिटी है, दूसरी तरफ रिलीजन है। तो इक्वालिटी हमें फैसिलिटेट करनी है, रादर वी कैन से इक्विटी प्रिंसिपल, ओके, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल हेयर, वो भी यहाँ पे मामला आ रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने स्टेट इंटरवेंशन जो है
वो अलाउ किया है, एंड दैट इज़ व्हाट इंडियन सेकुलरिज्म इज़। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न सेकुलरिज्म के हिसाब से चलोगे, दे विल से एब्सोल्यूट सेपरेशन, किसी भी मामले में सरकार इंटरफेयर करेगी ही नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर कर सकती है। अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, सो इंडियन गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, उस केस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे कोई टेक ले सकती है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हाईलाइटेड। अब देखिए यहाँ पे ये डिबेट है, उस समय क्या डिबेट चल रही थी, दैट इज़ रिलेटेड टू द एंडोमेंट एक्ट, मद्रास तमिलनाडु एक्ट जो है वो भी हमारे यहाँ पे ऐड किया गया। देन वी हैव सिरूर मठ केस। सिरूर मठ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट राइट टू फॉलो योर रिलीजन, तो ये आपका जो राइट है या इसी के साथ एसोसिएटेड है राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। क्लियर? ये दो प्रोविजंस आप बोल सकते हो। ये जो प्रोटेक्शन देता है, ये सिर्फ कोर प्रैक्टिसेस ऑफ द रिलीजन को प्रोटेक्शन देता है, ये दूसरी चीजों को प्रोटेक्शन नहीं देता। ये कोर प्रैक्टिसेस ऑफ द रिलीजन को प्रैक्टिस देता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है जिसको समझना है हमें। ठीक, कोर प्रैक्टिस को ही प्रोटेक्शन है। बाकी जो आपके यहाँ पे कस्टम्स चलते हैं, रिचुअल्स चलते हैं रिलीजन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के अंदर हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। एंड दैट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय सिरूर मठ केस। वो सिरूर मठ केस में ऑलरेडी हमने क्लैरिफाई कर रखा है। क्लियर? सो ये ब्रॉडर पिक्चर है जो हमें समझ में आनी चाहिए, एंड वी हैव अ डिसेंट सेफ गार्ड टू टेक केयर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द अदर प्रोविजंस। क्लियर? चलेंगे आगे। अब बात आ रही है लॉन्गर टेन्योर फॉर चीफ जस्टिस, स्पेसिफिकली हाई कोर्ट्स की अगर आप बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन यू हैव हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट टेक केयर ऑफ योर लोकल कोर्ट्स। क्लियर? अब सिंपल सी चीज़ समझ लो, जुडिशियल सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किसकी चलती है? वो लोअर कोर्ट के अंदर जो है वो सबसे बुरा हाल चलता है। क्लियर? लोअर कोर्ट्स पुअर परफॉर्मेंस, और लिटिगेशन इतनी ज़्यादा होने का रीज़न भी यही है क्योंकि नीचे से ही जजमेंट बहुत ख़राब आते हैं। तो हर मामले को हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया जाता है, उसके बाद हर मामला वहाँ से आगे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो ये इस टाइप का सर्कल घूमता है। अब ऐसे के अंदर समझने वाला बात ये है कि हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो होंगे, अगर उनका लॉन्गर टेन्योर हुआ तो वो रिफॉर्म कर पाएंगे। If you will give longer tenure to the High Court Chief Justice, so they will be able to, you can say, carry out the reforms. अभी होता क्या है, कोई चीफ जस्टिस 20 दिन के लिए बन रहा है। देखिए ये आपके सामने एग्जाम्पल है, 24 डेज के लिए बने हैं, उसके बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, एंड दिस इज़ द रेगुलर प्रॉब्लम दैट वन सी हियर। तो फिर वो रिफॉर्म का टाइम तो मिलता ही नहीं है। आप एक कोर्ट में जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, उसके बाद आप कुछ नया इनिशिएशन लेके आएंगे, बट उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर है, कुछ मंथ्स, तो इसमें बड़ा काम तो हो नहीं पाता। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, फाइनेंशियल ओवरसाइट देखना है आपको, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स देखना है, कमेटी का वर्क देखना है, स्टाफ वेलफेयर, डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड इन दैट थिंग आप इतने बिजी रहते हो डे टू डे टास्क में कि आप कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते। तो इसीलिए आपको लोअर कोर्ट के ऊपर कुछ खास बड़े रिफॉर्म्स नज़र नहीं आएंगे। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और इसीलिए आपको दिखेगा कि भाई लोअर कोर्ट्स के अंदर जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी गड़बड़ी के केस नज़र आ जाते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप चीज़ों को एक तरीके से ठीक करने की तरफ जाएं। सो ये रेगुलर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ब्रिटिश एरा के अंदर सिस्टम क्या था। सो दे यूज टू हैव लॉन्ग टेन्योर्स, एवरेज 8 years और की रही है पहले 11 चीफ जस्टिस की, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में काफ़ी शॉर्टर टेन्योर रहा है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 2.75 आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सेप्शनल लॉन्ग टेन्योर्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दिस इज़ द हाई टाइम दैट वी नीड टू हैव, यू कैन से, मोर स्ट्रेंथ। वैसे भी हाई कोर्ट की अगर आप बात करोगे तो वहाँ तो 33 to 35% तो वैकेंसी ही रहती है। तो अब आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, एक तो वहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है, ऊपर से जो है टेन्योर भी बहुत छोटे छोटे आपके चीफ जस्टिस के होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के होते हैं। तो उसको लेके बड़ा रिफॉर्म हमें ज़रूर यहाँ पे चाहिए। दैट इज़ हाउ वी विल इम्प्रूव द जुडिशियल सिस्टम।
बिना उसके कुछ खास ठीक काम नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज़ द वर्सनिंग ट्रेंड एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा, अब ये जो शॉर्ट टेन्योर है, इट हिंडर्स द इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, इनोवेशन, रिफॉर्म, सबको ये इम्पैक्ट करता है। And even the Supreme Court, they have highlighted about it. But the point is this, all these things are to be done by legislature. ये सारी चीज़ें लेजिस्लेचर के हाथ में हैं। तो लेजिस्लेचर कब ये रिफॉर्म करेगा, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसको लेके ज़रूर यहाँ पे समझना है। जुडिशरी कुछ सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकती है, तो चीज़ें हमने यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का एक पावर जो है, एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर यू हैव टू, यू कैन से, वर्क एज पर द सिस्टम। दिस इज द पॉइंट हियर। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंट किलिंग्स इन बस्तर रेज अ कंसर्न, सिक्योरिटी गेन्स को लेके यहाँ पे बात हो रही है। तो नक्सलिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए मेंस 2022 का। ये क्वेश्चन कहता है कि नक्सलिज्म इज ए सोशो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू। बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप इसको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सोल्यूशन ऑल्सो हैज़ टू बी इन दैट डायरेक्शन। सो आप इन सब चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट कीजिए, प्लस आपको यहाँ पे मिलिट्री को भी, आर्म्ड फोर्सेस को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ये डुअल अप्रोच से बात चलेगी। एक तरफ आप डेवलपमेंट देंगे, दूसरी तरफ आप आर्म्ड फोर्स की एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, तब जाके आप इस प्रॉब्लम से डील कर पाएंगे। अदरवाइज इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। ऐसा क्यों है, क्यों इसको लेके पॉइंट उठाया जा रहा है? अब देखो, आपको समझना पड़ेगा, नक्सलिज्म इज एन आइडिया, ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी हैज टू बी किल्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो यहां पे आपको इसको खत्म भी करना है ना, तो डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी से ही खत्म होगा। सेम आप इंसर्जेंसी को लेके भी बोल सकते हो, वहां पे भी ऐसा ही होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो रीजन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन बिल्कुल है। डिस्प्लेसमेंट, उनको भगा दिया जाता है उनकी ज़मीन से। डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? भाई हमें चाहिए वो माइनिंग की एक्टिविटी करने के लिए वो एरिया, हमें वहाँ पे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ओके, डेवलपमेंट के नाम पे, एंड यू आर डिस्प्लेसिंग दैम। तो उनके मन में एक तरीके से ग्रीवेंस तो रहेगा ही रहेगा। एंड देन देर इज डिनायल ऑफ बेसिक रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, सब उनको डिनाई किया जाता है। तो बेसिक एमिनिटीज जब जिनके पास नहीं है, वाई विल दे कंसिडर देमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ इंडिया? तो यू मेक देम फील कि भी वो इंडिया का पार्ट ही नहीं है। इतना ज़्यादा पुअरली एग्जीक्यूटेड हमारा डेवलपमेंटल सिस्टम है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट आप देख सकते हैं इस टाइप की समस्या आती है। बिकॉज दीज ट्राइबल्स, दे आर द, यू कैन से, रिक्रूटमेंट ग्राउंड। वहाँ से इनको रिक्रूट किया जाता है। जो जिनकी ज़मीन चली गई है, वो डेफिनेटली नक्सलाइट्स उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और कहते हैं कि आप आ जाओ, हम आपके साथ जस्टिस करेंगे। दिस इज़ हाउ दे आर कैरिंग फॉरवर्ड विद देयर मूवमेंट। अब गवर्नेंस इज़ क्वाइट वीक, डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अब देखो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सिंबल ऑफ गवर्नमेंट हैं। यहाँ से सरकार अपनी विजिबिलिटी दिखाती है। तो अगर ये है ही नहीं, तो एक तरीके से उनको ये लगेगा कि सरकार होती ही नहीं है। देयर इज नो बॉन्ड ऑफ सिटीजनशिप। उनको मालूम ही नहीं है कि देश का एक संविधान है, उसका एक सिटीजनशिप का उनका कोई राइट्स होते हैं। सो इन दे आर लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट। इस तरीके के एनवायरनमेंट वो जीते हैं, एंड रेगुलरली दे कम अक्रॉस दीज टाइप ऑफ ट्रबल्स इन डे टू डे लाइफ। ओके, सो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ये बनती है यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, एक बार घुमा के देख लेंगे कि कोई चीज़ छूट ना जाए। ओके, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट बांग्लादेश से रिलेटेड भी आ रही थी, तो उसको भी देखेंगे। अच्छा देखो, ये मॉस्क विच फेसेस सर्वे पटिशन, तो काफ़ी इसके अंदर मॉस्क हैं, तो पूरी लिस्ट है। अजमेर दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, शाही जामा मस्जिद इन सांबल, तीला वाली मस्जिद इन लखनऊ, शमसी जामा मस्जिद इन बड़ाऊं, अटाला मस्जिद इन जौनपुर, ओके, ज्ञान व्यापी मस्जिद एंड ईदगाह इन मथुरा। तो ये बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है इस पटिशन को लेके, मतलब मल्टीपल पटिशन्स जो हैं वो फाइल किए गए हैं। सो
अजमेर दरगाह को बोला जाता है कि यहाँ पे संकट मोचन मंदिर था, उसको तोड़ के ये दरगाह बनाई गई है, एंड दीज आर द थिंग्स। बट अजमेर दरगाह तो काफ़ी जो है आप बोल सकते हो कि सेकुलर साइट बोला जाता है उसे, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। देन वी हैव, यू कैन से, हाँ अब देखो यहाँ पे और भी क्लेम डाले गए हैं कि अजमेर के अंदर एक जैन टेम्पल हुआ करता था, ओके, उसको तोड़ने का जो है क्लेम यहाँ पे डाला गया है। देन शमसी मस्जिद जो है वहाँ पे भी सेम टाइप का क्लेम डाला है, ओके। सो मेजर पॉइंट इज दिस, टिल द टाइम कोर्ट इज नॉट क्लैरिफाइंग ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये क्लेम डलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में छोड़नी पड़ेगी। व्हेन कोर्ट इज गोइंग टू कम अप विद द क्लैरिटी, चीज़ें जो हैं बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएंगी। तो ये पॉइंट हमें भी समझना पड़ेगा। नाउ हैज़ द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड इट्स स्टैंड्स ऑन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो अब इसको लेके भी डिबेट चल रही है कि क्या इसका फ्यूचर होने वाला है। अब देखो इसके अंदर पॉइंट इज दिस, कितने जर्नल्स इसमें कवर होंगे, तो ये एक सबसे बड़ी डिबेट है। कौन से सब्सक्रिप्शन आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, वो सारे के सारे सवाल अभी तक कोई क्लैरिफाइड नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया कि हम इस टाइप की चीज़ लेके आ रहे हैं। येस, इट्स अ गुड थिंग, बढ़िया रिफॉर्म है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ओके, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट हायर एजुकेशन के अंदर, एंड इट इज़ यू गोइंग टू बूस्ट अप रिसर्च वर्क इन इंडिया। तो रिसर्च के लिए अच्छा होगा, उस हिसाब से बढ़िया, बहुत बढ़िया आप इसे रिफॉर्म लेके चल सकते हैं। बट क्लैरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर, उसको लेके अभी तक डाउट है कि क्या किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। सो देर इज़ अ डाउटफुल थिंग बिहाइंड दिस, ओके। अच्छा, इंडिया डज नॉट एंडोर्स द हसीना स्टेटमेंट, सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट वी गिव। शेख हसीना ने कहा था कि भी द प्रेजेंट यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश हेडेड बाय मोहम्मद यूनिस, इट इज़ ऑटोक्रेटिक। अब देखो बात ऐसी है, शेख हसीना को उन्होंने हटाया और वो लोग भी ये कहते थे कि शी इज़ ऑटोक्रेटिक एंड शी इज़ ऑल्सो पुटिंग अ ब्लेम ऑन देम। तो ये तो उनके डोमेस्टिक अफेयर का ब्लेम गेम है। वी विल नॉट गेट इनटू दैट, उसमें हम पढ़ेंगे नहीं। तो दिस इज़ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेड हियर। तो हमने बिल्कुल ठीक तरीके से बता दिया उनको कि भी देखो इसमें जो है इंडिया इस चीज़ों को एंडोर्स नहीं करता। वी आर क्वाइट क्लियर अबाउट दिस। तो हमें तो सिर्फ इंडियन इंटरेस्ट से मतलब है, इंडियन इंटरेस्ट आपको समझना होगा यहाँ पे, ओके। हूसएवर इज इन पावर, जो भी पावर संभाल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये उनका डोमेस्टिक मैटर है, ठीक। वी हैव टू वर्क विद देम, उनके साथ हमें काम करना है। तो आपको जो भी सरकार है उधर किसी को भी नाराज नहीं करना, ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखो हम वहाँ पे सरकार तो बदल नहीं सकते हैं, अदरवाइज दैट विल बी द डायरेक्ट इंटरवेंशन इन देयर इंटरनल अफेयर्स। तो ये उनके इंटरनल मामलों में इंटरवेंशन हो जाएगा, तो वो काम तो हमें करना नहीं है। जो भी वहाँ पे पावर में है उनके साथ आपको वर्किंग इक्वेशन जो है वो मेंटेन करके रखना है। दैट इज़ व्हाट द बिग आइडिया इज, और वही इंडिया यहाँ पे कर रहा है, क्लियर। सो दिस इज़ वन पॉइंट दैट वन हैज़ टू सी। नाउ अदर देन दैट देर इज़ नथिंग मच, कुछ खास नहीं है इन पेजेस के ऊपर, ओके। आगे चलेंगे यहाँ पे। सो बस्तर किलिंग्स, वी जस्ट सॉ दिस, अभी तक हमने देख लिया इसको। एंड लेट्स मूव टू द वर्ल्ड कॉलम, और वर्ल्ड में जो है ये म्यांमार एथनिक ग्रुप क्लेम्स कंट्रोल ऑफ बॉर्डर रीजन। अब देखो ये डेवलपमेंट काफ़ी खतरनाक है। क्यों है? हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये कलकत्ता से सितवे पोर्ट म्यांमार में जुड़ता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अराकन आर्मी ने एरिया कब्जे में डाला है, तो दैट इज़ ऑल्सो इन रखीने प्रोविंस, ओके। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने यहाँ पे मिशन भी किए हैं। सो वी कैरिड आउट जॉइंट आर्मी मिशंस अगेंस्ट दीज यू कैन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने म्यांमार आर्मी के साथ मिलकर ये सब किया है, बट राइट नाउ दे आर कंट्रोलिंग द एरिया। तो बांग्लादेश के पास जो लगता हुआ एरिया है वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो हमारे कंट्रोल में है। नॉट जस्ट दैट, ये आपके कमर्शियल इंटरेस्ट को भी हर्ट करने वाला है। सो इंसर्जेंसी से हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो भी इम्पैक्ट होगा। सो दीज आर द थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, क्लियर। तो यहाँ के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट, बट दिस टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये ज़रूर हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करने वाला है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स. ये सारे मुद्दे जो हैं जो आपको समझने हैं यहाँ पे. क्लियर? सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे. ये था हमारा आज का सेशन. थैंक यू वेरी मच.